हम्म। नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। नमस्कार, जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारी हिंदी की कार्यशाला की तीसरी कड़ी है और इस तीसरी कड़ी में आप सब लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो वाक़ई बहुत मैं उसके लिए आभारी हूँ। मैं हिंदी है ज़िंदगी समूह और इसके जो संचालन करता है ऋषि जी, उनकी भी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये कार्यक्रम करने का मौका दिया, ताकि मैं आप सबके सामने अपनी बात रख सकूँ और आप सबकी कहानियाँ सुन सकूँ और अपनी कुछ कहानियाँ सुना सकूँ। कार्यक्रम जो लोग हमारा पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम को हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं कहानियां के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मेरे मैं आज एक चीज और बता दूं, एक मेरे पास प्रश्न आया था कि आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। तो मेरे बारे में बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है कहानियां लिखना, बहुत अच्छा लगता है और अब तक करीब मैं 450 के ऊपर इंग्लिश और हिंदी में स्टोरीज लिख चुकी हूँ और वर्तमान में मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में उद्घोषक के रूप में कार्यरत हूँ। और बाकी साईं बाबा चाहेंगे, ईश्वर चाहेगा तो ऐसे ही कहानियां लिखते रहेंगे, आप सबको पसंद आता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम कहानी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबसे कहानियां मंगवाई थी, जिसमें हमें बहुत सारी एंट्रीज मिली और हमने उसमें से 9 कहानियों का चयन किया। जिन 9 लोगों की कहानियों का चयन हुआ है, उन्हें उनकी कहानियां मैं हर बार पढ़कर सुनाती हूँ और उनको जो है हिंदी हमारे जो समूह है, उसकी तरफ से वहां पर ई प्रशस्ति पत्र भी आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा मैं एक कहानी बोलती हूँ जो अधूरी कहानी होती है, उसकी कुछ पंक्तियों को आप पूरा करके भेजते हैं और उसको 500 शब्दों तक लिया जाता है। इस बार भी हमारे पास बहुत सारी कहानियां आई, पर हम सिर्फ 3 ही कहानियां उसमें लेते हैं और उसके बाद में मैं अंत में अपनी कहानी एक सुनाती हूँ और कार्यक्रम का समापन हम फिर एक अधूरी रचना के साथ करते हैं, जिसको आप अगली कड़ी में हमें लिखकर भेजते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम की तीसरी कड़ी है और मैं एक बार फिर से जो हमारे जिन लोगों की कहानियां चयनित हुई थी, उन लेखकों के नाम आपको बता देती हूँ। ये हैं अंजू छारिया, पश्चाताप के आंसू, डॉक्टर उमा मेहरा की पूंछ वाली सुनहरी पतंग, नीरू सिंह की डांस क्लास, सुषमा रजनीश की भालू की परेशानी, राजेंद्र कुमार सिंह की बूंद बूंद मिलकर बनती है सागर, शिवचरण सरोहा की सच तो यही है, अंशु आनंद की त्याग, डॉक्टर विजयानंद की नाक की अशरफी और दीपिका शर्मा की भगवान करे। तो ये कहानियां हमारे पास थी जिनका हमने चयन किया था और आज जैसे कि 4 कहानियां मैं इनमें से पढ़कर सुना चुकी हूँ, आज 2 और इसी कार्यक्रम में आपको मैं सुनाऊंगी। नमस्कार, नमस्ते नीरू जी, ऋषि जी, नमस्ते। आप लोग जो हैं इस कार्यक्रम के साथ इतना अच्छा जो इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कहानियां भेज रहे हैं, उसके लिए मैं एक बार फिर आपको आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं जिन लोगों ने कहानियां लिखना शुरू किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि राइटिंग का इतना पैशन है सब लोगों में, उन्हें इतना शौक है कि और वो मुझे अपनी कहानियां भेजने की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो अभी खुद ही लेखक हूँ और मैं खुद ही लिखना सीख रही हूँ। बहुत सारे लोगों की कहानियां पढ़ के, आपकी कहानियां पढ़ के मुझे लगता है कि अरे ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया।
तो आप जो है अपनी कहानियां पत्र पत्रिकाओं में भेजें, और अगर उन पत्रिकाओं की ईमेल आईडी मेरे पास होगी तो मैं उसे बताने में आपकी सहायता अवश्य करूंगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्नों के पिछली बार जो मैंने उत्तर दिए थे उसके हिसाब से आप लोगों ने कुछ कहानियां लिखी और मुझे मैसेंजर, व्हाट्सएप और हमारे जो जीमेल आईडी है उसमें भेजी। कहानियां बहुत अच्छी थी, आप प्रयास करते रहें और आपकी कहानियां बेहतर होती चली जाएंगी। आपकी कहानियां पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर जो कहानी की ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, इससे आप लोग जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं जो इस कार्यक्रम के विषय में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे समूह के जो एडमिन हैं ऋषि शर्मा जी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि वो आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने ही तैयार की है और इस कारण से ये कार्यक्रम इतना सुंदर बन पड़ा है। अब आपके प्रश्न, क्या उम्र के हिसाब से एक लेखक को कहानी लिखनी चाहिए? अगर एक ही विषय है तो उस पर कितनी कहानियां लिखी जा सकती हैं? और कहानियां वास्तविक होनी चाहिए या काल्पनिक? तो प्रश्न जो हैं इनके उत्तर आपस में फूलों की माला की तरह आपस में गुथे हुए हैं, तो मैं एक साथ ही बता देती हूँ। देखिए, उम्र के हिसाब से कहानियों में थोड़ी सी परिपक्वता या मैच्योरिटी आ जाती है, ये देखने में आता है। जब आप पहली कहानी लिखते हैं या दूसरी कहानी लिखते हैं, उसके बाद देखा जाए तो कहानियों में बहुत सारे बदलाव होते हैं या बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो पहली कहानी में नहीं लिख पाते हैं, वो हम दूसरी या तीसरी कहानी में उसको लिखने का प्रयास करते हैं और वो कहानी जो है वो बेहतर ढंग से, सुंदर रूप से हमारे सामने आती है। कहते हैं कि उम्र के हिसाब से व्यक्ति समाज के विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाता है, जो चीजें हैं, जो सोच है, उनको बारीकी से समझ पाता है। पर कई बार कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे शरत चंद्र। देवदास उनका पहला उपन्यास है। इस उपन्यास ने, हम सभी जानते हैं कि सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ दिए थे। लिखे जाने के 16 साल बाद तक यह अप्रकाशित रहा। उन्होंने बहुत युवावस्था में ये उपन्यास लिखा और जब ये प्रकाशित हुआ तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। और शरत चंद्र के उपन्यासों में जिस रचना को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली वो है उनकी देवदास। तो ये कह सकते हैं कि जब भी आप बारीकी से किसी भी चीज का विश्लेषण करेंगे या निरीक्षण करेंगे या आपका ऑब्जर्वेशन कीन होगा, तो चीजें उसमें से अपने आप बेहतर ढंग से निकलकर चली आएंगी, चाहे उम्र से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सोच पे या विचारों पे। जैसे एक ही विषय पर अनुभव अलग अलग हो जाते हैं, जैसे दिवाली पर दादाजी का अलग होगा, दादी का अलग होगा, मम्मी का अलग होगा, पापा का अलग होगा, चाचा का अलग होगा, बुआ का अलग होगा, क्योंकि उन्होंने जितने साल व्यतीत कर दिए हैं उस हिसाब से उनकी जिंदगी में लोग और किस्से जुड़ते चले गए और इस तरह से उनके पास, जिसे कहते हैं, अनुभव ज्यादा हो जाएगा। तो जबकि कहानी का विषय आप चाहे एक दे दीजिए चाहे दो दे दीजिए, अगर उसमें हर उम्र के व्यक्ति को आप बैठा देंगे तो कहानी की परिभाषा जो है वो जरूर थोड़ी ना थोड़ी बदल जाएगी। कहानी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगी जो मुझे बहुत जरूरी लगती है कि कहानी हमेशा लिखी नहीं जाती है, बल्कि कई बार कहानी तुरंत सोचकर भी बच्चे को सुनाई जाती है। और बच्चे की कल्पनाशीलता का तो क्या कहना। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने आपको बचपन की बात बताऊं कि जब मैं स्कूल जाती थी तो होमवर्क पूरा नहीं होने पर हमारी जो टीचर्स थी, जो सिस्टर्स थी, उन लोगों ने बहाना, पेट दर्द का बहाना सुनना ही बंद कर दिया था। तो अगर आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसे ये ना लगे कि आप बिल्कुल ही मनगढ़ंत बात जो है उसके सामने लेकर आ रहे हैं, तो वो समझेगा कि आप कहानी नहीं सुना रहे हैं बल्कि उससे झूठ बोल रहे हैं। बातों ही बातों में किसी शिक्षाप्रद बात को बताना या किसी पौराणिक घटना का वर्णन करना कहानी के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है। कहानियां कई बार चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं, मजेदार भी हो सकती हैं, प्रेरणादायी भी हो सकती हैं, गंभीर भी हो सकती हैं और किसी के जीवन को पूरी तरह से बदलने में एक सशक्त माध्यम भी हो सकती है। जैसे बाल्यकाल में महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र नाटक देखा और उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी फिर कभी झूठ नहीं बोला।
कहानियां व्यक्ति को केवल कल्पना लोक की सैर ही नहीं करवाती, बल्कि उसे वहां पर ले भी जाती हैं जहां पर जलपरियां, जादूगर, बोलने वाले पशु पक्षी, ऊंचे आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन सब हो सकते हैं। और वह व्यक्ति उन कहानियों में इतना खो जाता है कि उसे लगता ही नहीं है कि ये सब असलियत में हो रहा है। कहानी पढ़ने के बाद भी बहुत दिनों तक उसके मन मस्तिष्क में, उसके विचारों में वो जलपरियां, वो बौने, वो जादूगर घुमा करता है। तो कल्पना लोक की जो कहानियां होती हैं उसमें भी बहुत आनंद मिलता है। जो भी हम कहानी कहते हैं उसमें रोचकता जरूर होनी चाहिए, ताकि कहानी में उसकी उत्सुकता बनी रहे। कहानी बिल्कुल सीधी साधी तरह से, सीधी लकीर की तरह से नहीं चलती जाए, क्योंकि पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक अगर कहानी एक जैसी होगी तो पाठक आखिरी लाइन तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वह कहानी को बीच में छोड़ देगा। इसके लिए देखिए, ये समझ होने की बात नहीं है कि वो लेखक है कि नहीं। लेखक भले ही कुछ लोग हो सकते हैं, पर कहानी समझना सबको आता है। क्या चीज रोचक है, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी घटना जो है वो मजेदार है, ये बात सबको पता रहती है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कहानियां लिखता हो, और चाहे वो कहानियां नहीं लिखता हो। तो आप जो कहानियां लिखेंगे ये पूरा जो है ये पूरे समुदाय के लिए है, लोगों के लिए है। तो जिस भी कहानी को लिखने में आपको मजा आए, आपको लगे कि हाँ ये कहानी ठीक से बन पाई है, वो कहानी लोग जरूर पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको अपना एक जो है छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ आपके साथ में, कि एक लड़की थी, करीब 22-23 साल की थी, नौकरी करती थी वो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं कहानी लिखना चाहती हूँ। तो हमारे पड़ोस में थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो बड़ी अच्छी बात है कि किताबें पढ़ रही है, कहानी लिखना चाहती है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, हम पूरी मदद करेंगे। तो उसने कहा मैंने एक कहानी लिखी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो सुनाओ जो तुमने लिखा है। तो उसने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठी और तैयार हुई, और उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं घर से निकल गई। सामने बस स्टॉप था, मैंने बस पकड़ी और मैं अपने ऑफिस उतरी। दिन भर मैंने काम किया और मैं उसी रास्ते से वापस अपने घर आ गई। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा फिर क्या होना था, मैं जहां से चली वापस लौट तो आई, तो ये कहानी हो गई। तो ये आपके साथ मैंने ये उदाहरण इसलिए शेयर किया क्योंकि इसे सुनने में शायद ही किसी को ये बात मजा आया हो, क्योंकि ये एक मैसेज की तरह था, एक संदेश की तरह था, एक न्यूज की तरह था कि जहां पर आपने जानकारी दी। तो जो लोग शुरुआती दौर में कहानी लिखना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये उदाहरण दिया है, और वो इसे बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि कई बार ये बात उनके सामने चुनौती के रूप में भी आ जाती है कि वे क्या लिखना चाहते हैं, कैसे अपने बारे में बताना चाहते हैं, या उस घटना को खूबसूरत तरीके से बताना चाहते हैं, पर वो उसमें आखिर करें तो क्या करें। तो कहने का अर्थ है कि कहानी जो है वो सामने वाले को अच्छी लगे, इसके लिए उसमें वैचारिक मतभेद होने चाहिए, सहमति या असहमति होनी चाहिए, उसमें विरोधाभास होना चाहिए, उसमें दुश्मनी होनी चाहिए या प्रेम होना चाहिए, या नफरत होनी चाहिए, घृणा होनी चाहिए, या दोस्ती होनी चाहिए। मतलब उसमें ये सब बातों का समावेश होना चाहिए। अगर उनमें इन बातों का समावेश नहीं होगा तो कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग नहीं आएगी उसमें, अगर तो वो कहानी आगे बढ़ेगी कैसे। तो अगर जब वो लड़की चली गई तो मैंने सोचा कि अगर इस कहानी में ऐसा हो जाता कि वो लड़की बस स्टॉप पर जाती है और बस का रास्ता देखती है, बस स्टॉप होने के बावजूद भी वहां पर कोई शेड नहीं होता, ना कोई छत है, ना कोई टीन है, ना कोई ऐसा वहां पे सहारा है जिसके नीचे वो खड़ी हो सके, और वहां पर बहुत चिलचिलाती हुई धूप होती है या फिर झमाझम करती हुई बारिश होती है, और वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उस दिन ऑफिस में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। बहुत देर खड़े रहने के बाद आखिर एक रिक्शे वाला आता है और वो उसको कहती है कि भैया ऐसा है कि मुझे जल्दी से ऑफिस छोड़ दो। रिक्शे वाला कहता है ऑफिस तो मैं छोड़ दूंगा, मेरा तो काम ही है रिक्शा चलाना, पर मैं पैसे पहले लूंगा, क्योंकि आज जो भी मिल रहा है वो छुट्टे पैसे नहीं दे रहा है, और इस कारण 2 बार मेरी सवारियां पूरे शहर का जो है फ्री में निरीक्षण कर चुकी है, भ्रमण कर चुकी है। अब लड़की बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास 100 का नोट होता है। अब वह रिक्शे वाले को अपनी मजबूरी बताती है और उससे कहती है कि वो किसी भी तरह से उसको ऑफिस तक पहुंचा दे, क्योंकि ये उसकी
नौकरी का सवाल है। रिक्शे वाला दूसरी तरफ अपनी मजबूरी बता रहा है। वो कह रहा है कि वो दिन भर खाली पेट भूखा रहकर बिना पैसों के रिक्शा नहीं चला सकता। तो कुल मिलाकर बात ये तय हो जाती है कि वो रिक्शे वाले को अपने ऑफिस में खाना भी खिला देगी और वहां पर उसे पूरे पैसे भी दे देगी। और वो ये सब खुशी खुशी करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो उसे कहता है ठीक है बैठो, मैं अभी आपको ऑफिस पहुंचा देता हूँ। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो हो सकता है कि सुनने वाले को बड़ा आनंद आए, उसे लगे कि अरे अब आगे क्या होगा, अब लड़की क्या कहेगी, अब रिक्शे वाला क्या कहेगा, वो कैसे जाएगी। जब ये चीजें क्यों, कहाँ, कैसे, कब वाली जो बातें हमारी कहानी में आती हैं तो कहानी हमारी रोचक बन जाती है। इन घटनाओं को हम कहानी कह सकते थे पर उसको हम कहानी नहीं कह सकते थे, वो जो हमें संदेश के रूप में एक जानकारी प्राप्त हुई। तो अगर हम पहला वाक्य शुरू कर रहे हैं तो पहले वाक्य से सिलसिलेवार घटनाओं का वर्णन होना चाहिए। पाठक कहानी का अंत जानते हुए भी कहानी को बीच में ना छोड़े। अगर मेरी तरह का पाठक होगा तो वो एक कहानी को 10 बार बड़े आराम से पढ़ सकता है, उसी कहानी को 10 बार, 15 बार, 20 बार, क्योंकि पता है सब कुछ उस कहानी में क्या है। पर कहानी एक तरह से जब तक याद ना हो जाए तब तक उस कहानी को पढ़ते रहो। तो जैसे हम बहुत फिल्मों में भी देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है उसके बारे में पेपर में पढ़ लेते हैं रिव्यू, या अपने दोस्तों से हमको पता लग जाता है और उसके बाद हम बैठकर पूरे 2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं। और कई लोग उस फिल्म को एक बार देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें उसमें आनंद आता है, उन्हें मजा आता है। वो देखना चाहते हैं कि उसमें जो घटनाएं हुई थी वो किस तरह से घटित हुई थी। ये पता है, हमको ये पता है कि कहानी में क्या होने वाला है, हमको कहानी का अंत भी पता है, पर लेखक अपनी कहानी को उस पाठक को बांध कर कहानी के अंत तक कैसे ले जाता है कि आपका पाठक आपकी कहानी को बीच में छोड़कर ना जाए, वो लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो अब हम जो है मैं आपको उन कहानियों के बारे में बताती हूँ जो कहानियां लोगों ने हमें भेजी थी, हमारे लेखकों ने, और जो चयन जिनका हुआ था। पहली कहानी है नीरू सिंह की पश्चिम बंगाल से, डांस क्लास। आपको बधाई हो नीरू जी। विदेशी तौर तरीके से अपनी बच्ची को दूर रखने के लिए माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को भारत में रखने का निर्णय लिया और माही के साथ माँ भारत में एक विद्यालय देखने आई। उनको हॉस्टल वाला विद्यालय चाहिए था क्योंकि माँ यहाँ नहीं रह सकती थी, वहां पर बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ था। हॉस्टल और विद्यालय के भ्रमण के बाद माही तो बहुत खुश थी कि उसे इतने सारे दोस्त मिलेंगे, क्योंकि वो जिस परिवेश में थी वहां पर उसके इतने मित्र नहीं थे। माही को दाखिला तो मिल गया पर माँ का तो कलेजा फट रहा था कि उसकी बच्ची कैसे रहेगी। कक्षा में नए नए मित्र बने पर भाषा से अनजान थी, उसे तो सिर्फ अंग्रेजी आती थी, पर फिर भी वह सबसे दोस्ती करती। जल्दी ही वह हॉस्टल के सभी बच्चों की चहेती और अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों की लाडली बन गई। माही बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। मासूमियत तो उसके चेहरे से झलकती थी। उसे भारतीय नृत्य बहुत पसंद था, पर वो बहुत खुश भी थी कि इस विद्यालय में उसे ये मौका मिलेगा। नाचना उसे इतना पसंद था कि वो हॉस्टल के कमरे में अपने बिस्तर पर, शौचालय में, जहां उसे जगह मिलती वहां पर वो शुरू हो जाती। बाल मन पर जब कोई एक बार कब्जा कर लेता है तो उसे हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। उसका दाखिला दूसरी कक्षा में हुआ था, इसीलिए पिछली कक्षा में जो डांस सिखाया गया था उससे वह अनजान थी। इस कारण वो डांस की कक्षा में बाकी बच्चों से बराबरी नहीं कर पाती थी, पर हार न मानती हुई सिखाई हुई मुद्रा दिन रात उसके दिमाग में चलती रहती थी। जब भी उसकी माँ का फोन आता तो वह अपनी माँ को सारी मुद्राएं समझाती और उन्हें बताती कि उसने क्या सीखा। उसकी हंसी और खिलखिलाहट से पूरा हॉस्टल गूंजता रहता। वो सबसे छोटी जो थी, जिस दिन उसे अपनी मम्मी की याद आती उस दिन वो जल्दी ही सो जाया करती थी। लगभग 6 महीने उसे इस विद्यालय में आए हुए हो गए थे और विद्यालय का वार्षिक उत्सव शुरू होने वाला था, जिसके लिए बच्चों का चयन शुरू हो गया था। वो बहुत खुश थी, उसे भी मंच पर नाचने का मौका मिलेगा।
वह तो सबसे आगे खड़ी रहेगी। नृत्य शिक्षिका को आखिर अपना अच्छा काम जो दिखाना था, इसीलिए उन्होंने उन्हीं बच्चों का चयन किया जो अच्छा नृत्य करते थे और माही को पीछे किसी कतार में खड़ा कर दिया। माही ये देखकर तो बहुत दुखी हो गई। उसने तो सोचा था कि उसे तो आगे खड़ा होना था। उसके मन को बहुत चोट पहुंची कि मैं अभी तक सीख नहीं पाई, इसीलिए मुझे पीछे जगह मिली है। अगले दिन जब माँ ने फोन पर पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा डांस, तो उस मासूम ने अपनी उदासी माँ तक भी नहीं पहुंचने दी और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अभी नई हूं ना, तो मैंने अच्छे से सीखा नहीं है। जब सीख जाऊंगी तो अगले वर्ष मैं सबके सामने खड़ी रहूंगी। पर मुझे बहुत मजा आया, अगली बार आप जरूर आना मेरा डांस देखने। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन जब वो विद्यालय वापस गई तो सपने की तरह उस क्षण को वो भूल चुकी थी और इस डांस की कक्षा में उसकी प्रतिक्रिया पहले की ही तरह थी। 1 महीने बाद विद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें अपनी कक्षा से सिर्फ माही ने ही भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कई विद्यालयों ने भाग लिया था। माही ने अपनी मनपसंद गीत पर डांस किया और कनिष्ठ वर्ग से माही को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह जो चाहती थी उसे मिल गया और विद्यालय को भी उस पर गर्व हुआ। बहुत सुंदर कहानी, आपको बधाई। अगली कहानी है डॉक्टर विजयानंद जी की, नाक की अशर्फी। आप प्रयागराज में केंद्रीय विद्यापीठ में अध्यक्ष हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निकट एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम बलभीम था। उसके परिवार में एक पुत्र और उसकी पत्नी, बस 2 ही थे। उसकी पत्नी उससे रोज झगड़ा किया करती थी। वो कहती थी कि पंडिताई वंडिताई से कोई काम नहीं चलेगा, कुछ और काम करो। जब कभी कथा बांचने को नहीं मिलती थी तो वे सब भूखे सोते थे। पंडित जी कहते, पंडिताई के अलावा तो मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मजदूरी मुझसे हो नहीं सकती, उसमें इज्जत भी नहीं है, और कथा के अलावा मुझे कुछ भी करना नहीं आता है। और भला इस महंगाई के जमाने में कथा कराता कौन है? पंडित जी की बात भी सही थी। वह कहती, कुछ भी करो, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। अगर तुम धन नहीं कमाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। पंडित जी को कुछ भी समझ में नहीं आता। किसी तरह रूखा सूखा खाकर उन्होंने रात बिताई उस दिन और सुबह होते ही मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के पास स्थित कुएं के चबूतरे की तरफ वे बढ़े ही थे कि उन्हें एक नाग जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने नाग देवता को मनी मन प्रणाम किया। और उनके मन में न जाने क्या आया कि वे वहीं चबूतरे पर बैठकर शिव जी की पूजा करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वही नाग उनके सामने बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कथा सुन रहा है। वो भी उन्होंने नाग देवता को देखा और थोड़ा सा डरे, पर नाग पीछे झटके से मुड़ा और चबूतरे के पास के अपने बिल में घुस गया। पंडित जी उसे बिल में जाते हुए देख रहे थे। पूजा समाप्त करके अभी वे खड़े ही हुए थे कि उन्होंने देखा कि नाग जिस बिल में गया था उसके पास पीले रंग की कोई चीज चमक रही थी। नाग देवता का नाम लेते लेते पंडित जी बेचारे हिम्मत करके उस बिल के पास पहुंचे। जब उन्हें यकीन हो गया कि उस पीली चीज के पास नाग नहीं है, वो जा चुका है, तो उन्होंने उसे उठा लिया और खुशी खुशी घर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को जब उन्होंने अपनी पत्नी को सामान लाने के लिए अपने लड़के के पास भेजा तो वो बहुत खुश हुई। उसे जब ये ज्ञात हुआ कि वो अशर्फी है तो इससे खूब पैसा मिलेगा, ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। पर पंडित जी पत्नी को बताना नहीं चाहते थे, पर जब उनकी पत्नी ने बहुत जिद करी तो पंडित जी ने नाग वाली पूरी बात बता दी। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो कब से अमीर होना चाहती थी। उसने कहा, कल से आप रोज उस नाग देवता से पास जाना और उनके पास उनको देखकर शिव पुराण बांचकर कथा सुनाना और कटोरे में गाय का दूध लेकर जाना और उसके पीने से पहले ही रख देना। वह रोज अशर्फी देगा।
इस सोने की मोहरों से जल्दी ही हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। पंडित जी बहुत खुश हुए। वे कुछ बोलना चाहते थे, इसके पहले ही उनके लड़के ने कहा, चिंता ना करो बाबूजी, अब मैं गाय का आधा दूध नाग देवता को दे दूंगा, भले ही मुझे पहलवान बनने में थोड़ा अधिक समय लगे। पंडिताइन बोली, अरे नहीं, कैसे बात करता है, नाग देवता आधा दूध थोड़े ही ना पियेंगे, उन्हें तो आधा गिलास दूध भी बहुत होगा। पंडित जी कल से पूजा करने का मन बना रहे थे। अशरफी गांव के दुकानदार को बेचकर पंडिताइन ने रात को खूब स्वादिष्ट खाना बनाया। लड़के ने बाबूजी के पैर दबाए। पंडित जी ने एक अशरफी के बदले इतनी आवभगत देकर नाग देवता को मनी मन बहुत सारा नमस्कार किया। फिर वही हुआ। पंडित जी रोज उस चबूतरे पर पूजा करने जाते और नाग देवता उनसे शिव महिमा सुनते, उनका दूध पीते और बदले में प्रतिदिन एक अशरफी दे जाते। पंडित जी का पूरा परिवार बहुत प्रसन्न था। एक दिन पंडित जी पूजा करके लौट रहे थे तो वो भीषण बारिश में फंस गए। उनकी अशरफी उनके हाथ से छूट गई। कई घंटे ढूंढने के बाद उनको बेचारे पंडित जी को अशरफी वापस नहीं मिली। वे किसी तरह से गिरते पड़ते घर पहुंचे। घर जाकर वो बीमार पड़ गए। उन्हें बुखार हो गया। रात बीती किंतु दवा खाने के बाद भी उन्हें अभी भी बुखार था। पंडिताइन ने कहा, चिंता ना करो, आज तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटा पूजा करने चला जाएगा। उन्होंने कहा, अरे उसे कुछ आता जाता नहीं है, वो भला क्या कथा सुनाएगा। बेटे ने बीच में बात काट दी। पैसों की बात में वो चुप ना रह पाया। उसने कहा, नहीं बाबूजी, मैं उन्हें शिव चालीसा ही सुना दूंगा, उन्हें बता दूंगा कि बाबूजी बीमार हैं, हो सकता है कि नाग देवता ही आपकी तबीयत ठीक कर दें। माँ बेटे के आगे पंडित जी बेचारे की एक ना चले। बेटे को माँ ने समझाया, तुम फावड़ा लेकर जाना और चबूतरे पर पोथी लेकर बैठ जाना, सामने कटोरे में दूध रख देना। नाग देवता जो ही बाहर आए उसे फावड़े से ऐसा मारना कि वो मर जाए। फिर उसका बिल खोदकर सारी अशरफियां निकाल लेना। देखिए पंडिताइन कितनी लालची है यहाँ पर। लड़का नहा धोकर मंदिर की तरफ चल दिया। अपने समय से नाग देवता भी बाहर आ गए। लड़का चबूतरे पर बैठ चुका था। लड़के ने पोथी उलटते हुए कहा, नाग बाबा, आज पिताजी बीमार हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। उनकी तरह मैं आज आपको पाठ सुनाऊंगा। ज्यों ही नाग चबूतरे की तरफ बढ़ा, लड़के ने तुरंत झटके से फावड़ा चला दिया। नाग तेजी से दौड़ा। फावड़े के वार से बचकर उसने लड़के के हाथ में हड़बड़ाहट में काट लिया। नाग तो भागकर अपनी बिल में चला गया, पर ये जो लड़का था, इसके शरीर में जहर फैलने लगा। कुछ देर बाद गांव वालों ने पंडित जी को ये बात बताई। वे अपनी पंडिताइन के साथ बेचारे बीमारी में भी गिरते पड़ते चबूतरे तक पहुंचे किसी तरह। उन्होंने रोते रोते नाग देवता से प्रार्थना करी और कटोरे का दूध उसकी बिल में गिरा दिया। उन लोगों को रोता हुआ देखकर नाग देवता का जो पत्थर मन था वो पिघल गया। वो बाहर आया और लड़के के पास जाकर उसका विष कुछ देर तक खींचता रहा, उगलता रहा और कुछ ही देर बाद लड़का उठ बैठा। सबने नाग देवता को प्रणाम किया। फिर नाग देवता अपने बिल में चले गए। सभी लोग घर वापस लौट गए। दूसरे दिन पंडित जी फिर पूजा करने आए, किंतु नाग देवता उसके बाद कभी बाहर नहीं आए। तो ये थी डॉक्टर विजयानंद जी की कहानी। और अब अधूरी रचना पूरी करो के अंतर्गत इस बार हमें जो रचनाएं मिली हैं वो भी बहुत अधिक संख्या में हमें प्राप्त हुई, पर कार्यक्रम के नियमानुसार हमें सिर्फ 3 रचनाएं ही लेनी है, इसीलिए हमने 3 कहानियां ली हैं। पर इस बार मैंने एक और रचना सम्मिलित की है। उसको सम्मिलित करने का कारण भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी बच्ची है जो मात्र 11 साल की है और उसने ये कार्यक्रम देखा और इस कार्यक्रम को देखने के बाद उसने कहानी लिखने की कोशिश करी।
इसके लिए मैं वाकई बहुत 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 खुश हूँ। और वो जो बच्ची है उसको मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर सीखना हो, सीखने की लगन हो, तो किसी भी जगह पे आप कहीं से भी जाकर अपनी जो है हॉबी पूरी कर सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो बच्चे हैं इतनी छोटी उम्र के, वो आगे आ रहे हैं और वे कहानी लिखना सीख रहे हैं और उसके बाद अपनी कहानी लिखकर हमें भेज भी रहे हैं। तो मैं उसी की कहानी से इसकी अधूरी रचना जो है इसकी शुरुआत करती हूँ कहानी की। कहानी का शीर्षक है थैंक यू दादी। और हमारी जो नन्ही सी लेखिका हैं उनका नाम है अनुभूति त्रिवेदी। वो कक्षा 5 में पढ़ती हैं और वो भोपाल में रहती हैं। कहानी की शुरुआत भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिन लोगों ने कहानी की शुरुआत नहीं सुनी है उन्हें आधी कहानी सुनकर मजा नहीं आएगा। तो मैंने जो पंक्तियां बताई थी मैं उसके साथ कहानी बता रही हूँ। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि आप मुझे कोई सामान दिलवा दो, पर आप मुझे इस दिवाली पर भी नई पेंसिल और कोई सामान नहीं दे पा रही हैं। दीपिका ने अपनी माँ से कहा। माँ ये सुनकर परेशान हो गई और उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही तुमने नया बस्ता, नया पेन और नई कॉपी खरीदी थी और अभी 1 हफ्ते बाद दिवाली है, अब तुम्हें फिर से सारा सामान चाहिए। तो इस पर दीपिका ने कहा, तो क्या हुआ कि मैंने भले ही सारा नया सामान खरीदा, पर दिवाली के कारण तो मुझे ये सब सामान फिर से चाहिए है। तो ये थी कहानी की शुरुआत। और अब आगे। दिवाली आने वाली थी। दीपिका अपनी माँ से बोली, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि मुझे पेन, पेंसिल, कॉपी और बैग सब कुछ नया चाहिए। माँ ये सुनकर परेशान होते हुए बोली, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें ये सारी चीजें दिलवाई हैं। अब क्यों? अब क्यों क्या? दिलवाई तो पिछले हफ्ते थी ना, लेकिन मुझे दिवाली पर फिर से सारी नई चीजें चाहिए। दीपिका और उसकी माँ की बातचीत घर में काम करने वाली उनकी नौकरानी आशा और उसके साथ आई 6-7 साल की बेटी आशी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अभी कल की ही बात थी। आशी अपनी मम्मी से पेंसिल कॉपी की जिद करने लगी तो माँ ने उसे समझाया था कि बेटा, इस बार जब काम करने के बाद घरों से जो मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें जरूर दिलवा दूंगी। एक तरफ दीपिका थी जिसके पास पहले से ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होने के बावजूद वो माँ से दूसरा और नया सामान दिलवाने की जिद कर रही थी। और वहीं नौकरानी आशा की छोटी सी बेटी माँ के कहने के बाद शांत होकर उस पल का इंतजार कर रही थी जब माँ उसे ये चीजें दिलवाएगी। आशा और उसकी बेटी आशी दीपिका और उसकी माँ की बात सुनते ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दीपिका की दादी भी चारपाई पर बैठी माला जप रही थी और साथ ही दीपिका और उसकी मम्मी की बातचीत भी सुन रही थी। आशी भी वहीं बैठी माँ को काम करते देख रही थी। दीपिका अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और रुआंसी होकर वो भीतर से अपना सामान ले आई और उसे उसने जोर से गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। दादी को दीपिका पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वो शांत रहकर बोली, बेटा तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अच्छी अच्छी और महंगी चीजें मिल जाती हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो चाह कर भी कुछ नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास खाने तक के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए जो कुछ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरह से जिद करना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने सारी चीजें उठाकर एक पैकेट में डाली और दीपिका की माँ से कुछ बातचीत करने के बाद उन्होंने वो पैकेट क्या किया? उन्होंने वो पैकेट उस छोटी सी बच्ची को दे दिया। आशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उस पैकेट को पाकर बहुत खुश थी। उसने उस पैकेट को अपने सीने से लगा लिया और दादी की तरफ स्नेह से मुस्कुराने लगी, मानो कह रही हो, थैंक यू दादी। तो अनुभूति बेटा, आपकी ये कहानी हम सबको बहुत पसंद आई और इसी तरह से आप कहानियां लिखते रहिए और कहानियां जो है भेजते रहिए। दूसरी कहानी है अंशु आनंद की सुख की अनुभूति। दिवाली आ रही थी। दीपिका ने भी अपनी मम्मी से दिवाली के तोहफे के रूप में नया बस्ता, पेन तथा कॉपी की मांग की, पर मम्मी के मना करने के बाद भी दीपिका जिद नहीं छोड़ रही थी। असल में अभी कुछ दिन पहले ही दीपिका के जन्मदिन पर पिताजी ने ये सारी चीजें दीपिका को उपहार में दी थी।
दीपिका के पिता एक फल विक्रेता थे और दीपिका के पढ़ाई के खर्च के साथ-साथ घर का गुजारा भी वो बहुत मेहनत के करके मुश्किलों से चलाते थे। इसलिए दीपिका की माँ उन पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। पर दीपिका को शांत करने के लिए उन्होंने कह दिया, जैसे आजकल डर जाते हैं ना बच्चों से, मम्मी-पापा सब डरे हुए रहते हैं, उसी तरह से दीपिका को शांत करने के लिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं रात को तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। इतना सुनकर दीपिका भी शांत होकर अपने कमरे में चली गई। दीपिका अपने माता-पिता की अकेली संतान थी, तो वो जानती थी कि उसके माता-पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। पर उम्र में छोटी होने के कारण वो अपने घर की आर्थिक स्थिति से अनजान थी। दीपिका की माँ परेशान थी कि कैसे उसे समझाऊं। रात को जब दीपिका के पिताजी घर आए, तो उनकी माँ ने सोचा कि वो उनसे बात करें। पर दीपिका उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी। पर उसके पिताजी उसके कमरे में गए और उसे सच में सोया समझकर उसके सिर पर हाथ फेरकर बाहर आ गए और दीपिका की माँ से पूछने लगे कि ठीक तो है हमारी बिटिया, क्या बात है आज इतना जल्दी सो गई। ये सुनकर दीपिका को अपने पापा की बातों से बहुत सारे प्यार की अनुभूति हो रही थी। इतने में माँ ने कहा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, आप पहले खाना खा लीजिए। पिताजी ने कहा, पर क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। दीपिका की माँ ने कहा, नहीं कुछ नहीं। पिताजी जब खाना खाकर सोने लगे तो दीपिका की माँ रोने लगी और कहने लगी कि मैंने आपसे कहा भी था कि जितनी चादर हो इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। दीपिका के पिताजी बोले, अरे हुआ क्या है, दीपिका को बड़े स्कूल में डालने से मना किया था ना मैंने, पर आप नहीं माने। आपको तो धुन सवार थी कि उसे बड़े स्कूल में पढ़ाकर बड़ा बनाना है, तो आप बड़ा ही बना लीजिए। दीपिका के पिता ने अपनी पत्नी के कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अरे पर अब तो बताओ कि हुआ क्या। देखिए कितनी भूमिका बांधने के बाद दीपिका की माँ बताने जा रही है कि क्या हुआ है। दीपिका की माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब दीपिका को अपनी अमीर सहेलियों की तरह महंगा बस्ता चाहिए, कहाँ से पूरी करेंगे उसकी महंगी ख्वाहिशें। दीपिका के पिता ने कहा, सपने और ख्वाहिशें तो बड़ी होंगी ही, तभी तो हम उसे पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। दीपिका की माँ ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, पर हमारी आर्थिक स्थिति। दीपिका के पिता ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, हर माँ-बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं और उसे जीवन में सफल बनाने के लिए त्याग भी करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। बस इसके बदले में वो अपने बच्चे से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो पढ़े, लिखे, मेहनत करे। ये सब बातें जो है दीपिका दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और वो दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी। आज मानो दीपिका एकदम से बड़ी हो गई हो। दीपिका लगातार यही कह रही थी, बाबा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और आपके सपने जरूर पूरे करूंगी। मुझे आप दोनों पर गर्व है। आज दीपिका की इन बातों से उसके माता-पिता को जिस सुख की अनुभूति हो रही थी, वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। शायद भी हम ये सब बात हम अपने माता-पिता से नहीं कह पाते कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हमें एक अच्छा जीवन जीने के काबिल बनाने के लिए हम उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। पर हम सबको भी दीपिका की तरह इस अनोखे सुख की अनुभूति उन्हें करवानी चाहिए। बहुत अच्छी कहानी। अगली कहानी है संगीता रानी की, हरियाणा से। माँ ने दीपिका को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु दीपिका ने जिद ठान ली थी कि उसे नए पेन कॉपी चाहिए ही थे। अंत में माँ ने दीपिका को कहा कि त्योहार के अगले दिन वो उसे नए कॉपी और पेन दिलवा देंगी। लेकिन माँ ने मन ही मन तय किया था कि दीपिका को वस्तुओं के मूल्य के बारे में एहसास कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिन प्रतिदिन दीपिका की जिद बढ़ती ही चली जाएगी। अंत में जिस दिन त्योहार का दिन आया, इसी बीच दीपिका रोज अपने नए पेन कॉपी के बारे में माँ से पूछती रही। पर जहां सब लोग धूमधाम से दिवाली के त्योहार को मना रहे थे, गांव गली व घरों में दीपों की मालाएं सजी हुई थी, सब बच्चे हंस रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और तभी माँ ने दीपिका को आवाज लगाई और पास वाली गली में लेकर चली गई। वहां जाकर दीपिका ने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया।
वहां कुछ बच्चे फटे पुराने कपड़ों में घर से बाहर खड़े हुए दूसरों के घरों की तरफ ताक रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके पास ना पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही जलाने के लिए पटाखे। दीपिका ने माँ से विनती की कि माँ, इन बच्चों को कुछ कपड़े और पटाखे दिला दो। इनके पास कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे नए पेन कॉपी नहीं चाहिए, मेरे पास तो पुरानी कॉपी और पेन भी है, पर अभी मुझे उनकी इतनी जरूरत नहीं है। आप इन बच्चों के लिए कुछ कपड़े और पटाखे ले आओ ताकि ये भी दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सके। माँ मनी मन मुस्कुराई और कहा, चलो इनके लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आते हैं। इस प्रकार दीपिका और उसकी माँ ने बच्चों को नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ लाकर दी और सब बच्चों ने धूमधाम से खुशी खुशी दिवाली के त्योहार को मनाया। दूसरे दीपिका ने कभी भी दोबारा फिर वस्तुओं को खरीदने की जिद नहीं की और अपनी माँ के साथ चैन से रहने लगी। अधूरी रचना पूरी करो के अंतर्गत अंतिम कड़ी में कहानी है एस भाग्यम शर्मा जी की दीपिका की दिवाली। दीपिका मम्मी से बोली, मम्मी मुझे नई कॉपी, पेंसिल, रबर और बॉक्स ये सब सामान दिलवा दो, दिवाली आने वाली है। मम्मी बोली, दीपिका अभी थोड़े ही दिन पहले तो तुम्हें सब कुछ दिलवाया था, तो क्या हो गया मम्मी, अब दिवाली आ रही है, आप दोबारा दिला दो। मम्मी उसे डांटना चाह रही थी कि पापा आ गए। दीपिका माँ की लाडली है, उसे कुछ भी कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता और पापा की तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो देख नहीं सकते थे कि दीपिका कुछ मांगे और उसे ना दिलवाया जाए। इसीलिए मम्मी चुप हो गई। दिवाली का खर्चा बहुत ज्यादा था। मम्मी को फिजूल खर्च बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वे लोग दिवाली के लिए सामान खरीदने के लिए बाजार गए तो उसको नई कॉपी, पेंसिल, रबर और बॉक्स दिलवा दिया। मम्मी इस बात को भूल गई। अपने घर की साफ सफाई के बाद वो मिठाइयाँ आदि बनाने के काम में लग गई। दिवाली का दिन आया, लक्ष्मी पूजन हुआ। दीपिका खुशी खुशी पटाखे जलाने लगी, अपनी सहेलियों से मिलने जुलने लगी, उन्हें मिठाई खिलाई और खुद ने भी खाई। दूसरे दिन जब बाई काम करने आई तो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई। माँ ने बाई को मिठाई पकवान दिए और नई साड़ी भी दी। तब दीपिका ने सुंदर पैक करके एक डिब्बा बाई की लड़की गीता को पकड़ाया। बाई की बेटी गीता बहुत खुश हुई और बोली, धन्यवाद दीपिका दीदी। मम्मी ने आश्चर्य से दीपिका की तरफ देखा। उनके जाते ही मम्मी ने पूछा कि तुमने उसे क्या दिया? मम्मी, मैंने जो पेंसिल, कॉपी, रबर और बक्सा मांगा था वो मेरे लिए नहीं था, वो गीता के लिए था। पर दीपिका तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मम्मी, उसके पास ये सारी चीजें नहीं थी और जो भी थी वो खराब हालत में थी। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपने तो सोचा कि मैं अपने लिए मांग रही हूँ और मुझे पता था कि आप मेरे लिए कभी भी मना नहीं करोगे। बेटी दीपिका की बात जो है वो भला मम्मी कैसे मना करती, पर मुझे फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मना किया था, मम्मी ने कहा। पर मेरी बेटी तुम कितनी अच्छी हो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बहुत अच्छी कहानी। और अब मेरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जुम्मन चाचा की याददाश्त। ये कहानी जैसे कई कहानियां कहते हैं दिल के बहुत करीब होती हैं, वैसे ये कहानी मुझे अपनी बहुत पसंद है। जुम्मन चाचा अपने भूलने की बीमारी की वजह से पूरे शहर में आजकल बेहद सम्मान पा रहे थे, पर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है जिसके कारण जहां उनकी दीवार के बगल से भी लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे, वही लोग आज उन्हें झुक झुक कर सलाम करते नजर आ रहे हैं। अब बच्चे उन्हें देखकर ना तो अपना रास्ता बदल लेते थे और ना ही उनकी बकरी के पीछे पीछे संटी लेकर दौड़ते थे। जुम्मन चाचा के दिमाग गुम होने के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि अचानक ही एक सुबह जब जुम्मन चाचा सोकर उठे तो उनकी याददाश्त भी चली गई। पर ये बात उनके अलावा कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ना तो वो किसी का चेहरा भूले और ना ही किसी का नाम, ना ही किसी का घर और ना ही मोटू हलवाई की दुकान। अगर वो भूले तो सिर्फ इतना भूले कि वो क्या करने जा रहे थे और क्या करके आ रहे थे। उन्हें ये याद नहीं रहता था कि वो बाजार जा रहे हैं, कि वो बाजार से आ रहे हैं, या वो किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं या किसी दोस्त के घर से मिलकर आ रहे हैं। तो ये सब बातें ही वो भूले थे।
अब जब वो बाजार जाते थे तो वो बहुत देर तक बाजार में भौचक्के होकर खड़े रहते थे, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता था कि वो क्या लेने आए थे, और लेने भी आए थे या सिर्फ सामान लेकर लौट रहे थे। इधर उधर देखने के बाद जब वो अपने हाथ खाली देखते तो वो समझ जाते कि वो बाजार सामान लेने के लिए ही आए थे। पर अब कवायद शुरू होती कि किसकी दुकान पर आए थे। लाख सोचने के बाद भी उनको याद नहीं आता कि वो क्या लेने के लिए आए थे और किसकी दुकान पर आए थे। इसीलिए वो उल्टे पैर बेचारे वापस अपने घर लौट पड़ते। घर जाते समय आधे रास्ते में फिर से भूल जाते कि वो अपने ही घर जा रहे थे या किसी दूसरे के घर मिलने जा रहे थे। खैर, ये जो कुछ भी कुदरत का करिश्मा हुआ, उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। जैसे जैसे उनकी याददाश्त जाने लगी, वैसे वैसे शोहरत और इज्जत उनके कदम चूमने लगी। भोला पंडित को देखकर नाक मुंह सिकोड़ना जुम्मन चाचा की पुरानी आदत थी, पर याददाश्त गुम होने के बाद एक दिन जब वो सुबह सैर पर जा रहे थे तो उन्हें सामने मंदिर के पास भोला पंडित माथे पर बड़ा सा चंदन का टीका लगाए हुए अपने गोल मटोल पेट पर जनेऊ ठीक करते हुए दिखाई दिए। अपने आसपास चल रहे लोगों से बात करते समय वो चांद जैसी चमकती खोपड़ी पर लहराती हुई छोटी सी चोटी पर बार बार हाथ फेरकर शिखा का महत्व भी समझाते जा रहे थे, ताकि किसी को भी उनके पूजा पाठ और ज्ञान पर कोई शक ना रह जाए। बच्चे उनकी चोटी को एंटीना कहते थे, पर वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि बच्चों के माँ बाप ही तो आखिर उनके असली यजमान थे। अगर वो बच्चों पर ही चिल्लाते तो भला कौन उनके पास दक्षिणा देने आता। इसीलिए बच्चों के मजाक उड़ाने पर भी वो अपने गोल मटोल मुंह से मुस्कुरा देते। जुम्मन चाचा और उनकी लड़ाई का किस्सा गुलाब के फूलों से शुरू हुआ था। जुम्मन चाचा अपने लाल सुर्ख गुलाबों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। वो रात दिन इस चिंता में घुले रहते थे कि कहीं कोई बच्चा एक भी गुलाब ना तोड़ दे। जैसे ही कोई बच्चा गेट के पास आता था तो वो नंगे पैर ही अपनी पूरी दम लगाकर दौड़ पड़ते थे, और भोला पंडित ने तो एक नहीं पूरे 10-10 गुलाब तोड़कर मंदिर में चढ़ा दिए थे। उस दिन से जुम्मन चाचा ने उस दिन भोला पंडित की खूब खबर ली और उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। पर उस दिन सुबह जब जुम्मन चाचा के सामने भोला पंडित पड़े तो जुम्मन चाचा बड़े अदब से मुस्कुरा कर बोले, पंडित जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं पड़े। भोला पंडित के साथ साथ सभी लोग वहां पर जितने खड़े थे सब सन्न रह गए और जुम्मन चाचा को आश्चर्य से घूरने लगे। भोला पंडित उनको एक करारा जवाब देने ही वाले थे, पर उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग जो हैं वो सब उन्हीं लोगों को देख रहे हैं, तो वो बोले, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बस इधर थोड़ा सा दुबला हो गया हूँ। ये सुनते ही सभी लोग खिलखिलाकर हंस दिए और जुम्मन चाचा भी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। आग की तरह शहर भर में जुम्मन चाचा की भलमन साहत की खबर फैल गई और सभी उनकी दरियादिली की तारीफ करने लगे। भोला पंडित जल जल कर कोयला बने जा रहे थे, पर सबके सामने उन्हें भी मुस्कुराना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जुम्मन चाचा मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे तो उन्होंने मंदिर के बाहर अपनी बकरी बैठी देखी, जिसे पकड़ने के लिए वो दौड़े तो जो बकरी थी वो सीढ़ियों से भागती हुई मंदिर के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही बकरी ने 4 कुचाले भरी और वो वहां से 9-2-11 हो गए। वहां दर्शन करने आए लोग जुम्मन चाचा को मंदिर में देखकर बहुत खुश हो गए। बालाराम आगे आते हुए बोले, अरे वाह जुम्मन चाचा, आज आपको मंदिर में देखकर बहुत खुशी हो रही है। जुम्मन चाचा जो अब तक ये भूल चुके थे कि वो मंदिर में क्या करने के लिए आए थे, इधर उधर देखते हुए बोले, आया तो बहुत जरूरी काम से था, पर कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। क्या चाचा, आप भी आजकल बहुत मजाक करते हो, कहते हुए रामनिवास हंस दिया और एक बार फिर सभी चाचा की प्रशंसा करने लगे कि वो मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी आने लगे हैं। भोला पंडित जुम्मन चाचा की तारीफ सुन सुनकर दिन रात कुड़ते रहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, सारे दिन सोचा, सारी शाम सोचा, इतना सोचा कि उनके कानों से धुआं निकलने लगा। पर आखिरी में जाकर उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया, जिससे वो जुम्मन चाचा को सबकी नजरों में नीचा दिखा सके और पहले की तरह सारे शहर में सिर्फ अपना ही गुणगान करवा सके। और इसका उन्हें मौका भी बहुत जल्दी मिल गया।
एक दिन जुम्मन चाचा जब सबके साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, तो भोला पंडित उनके पास आकर बोले, मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए थे, पर आपने अभी तक लौटाए नहीं हैं। जुम्मन चाचा आश्चर्य से बोले, मैंने? हाँ हाँ, आपने ही लिए थे पिछले महीने पूरे 10,000 रुपए उधार। जुम्मन चाचा को तो काटो तो खून नहीं, वो बेचारे तो किसी तरह से खींच तान कर अपना घर चलाते थे। 10,000 की एक मुश्त रकम तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं देखी थी। जुम्मन चाचा ने सोचा, भोला पंडित भला क्यों झूठ बोलेगा, हो सकता है मैंने ही पैसे लिए हों, मुझे आजकल वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। पर 10,000 रुपए लौटाने की बात सुनकर जुम्मन चाचा की जुबान लड़खड़ा गई और वो भरे गले से बोले, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगा। और ये कहते हुए उन्होंने पास ही बैठे सुखनू की कुर्ते की जेब से पेन निकालकर अपने हाथ में कुछ लिखा और फिर पेन वापस उसकी जेब में रख दिया। भोला पंडित यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा था कि जुम्मन चाचा उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनके बाल नोचेंगे, तो सब लोगों के सामने जुम्मन चाचा का खूब मजाक उड़ेगा, उनका तमाशा बनेगा। पर यहाँ तो पूरा का पूरा दांव ही उल्टा पड़ गया। वो कुछ कहते इससे पहले जुम्मन चाचा कुर्ते की आस्तीन से अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चल दिए। वहां बैठे सभी लोगों की नजरों में भोला पंडित को अपने लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। सभी जानते थे कि जुम्मन चाचा ने कभी भी किसी से आज तक 1 रुपया भी उधार नहीं लिया था, और 10,000 रुपए का तो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और अगर उन्होंने कभी किसी का उधार लिया भी होता तो वो तुरंत लौटा देते, क्योंकि पूरे शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने कभी जुम्मन चाचा को उधार लेते हुए किसी से देखा हो। सभी भोला पंडित को बहुत मन में भला बुरा कहने लगे और उन्हें अजीब नजरों से घूरते हुए चले गए। भोला पंडित के माथे पर पसीने की बूंदें छा गईं और वो थके कदमों से अपने घर की तरफ चल दिए। देर रात तक वो बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। रात में जब वो इसी तरह से लगातार टहल रहे थे, उन्हें बार बार जुम्मन चाचा अपने फटे कुर्ते की आस्तीन से आंसू पोंछते हुए याद आ रहे थे। तभी उनके दरवाजे की कुंडी खटकी। रात के 11 बज रहे हैं, इस समय भला कौन होगा, सोचते हुए उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने दुबले पतले जुम्मन चाचा खड़े हुए थे। अचानक ही वो बेहद बूढ़े और कमजोर नजर आ रहे थे। आप? कहते हुए भोला पंडित सकपका से गए। हाँ, वो आजकल मैं सब भूल जाता हूँ ना, तो शायद तुम्हारे पैसे भी भूल गया, जुम्मन चाचा आंसू भरी आंखों से बोले। उन्होंने अपनी नजरें नीची कर ली ताकि भोला पंडित उनके आंसू ना देख सके, पर न चाहते हुए भी आंसू बहकर उनके गालों पर ही गिर गए। आंसू पोंछते हुए जुम्मन चाचा रूंधे गले से बोले, मैंने तुरंत हाथ पर ही उधारी वाली बात लिख ली थी, वरना मैं ये भी भूल जाता। और अपने हाथ में पकड़ी बकरी की रस्सी पंडित जी को देते हुए बोले कि तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फूल और सब्जी वगैरह बेचकर किसी तरह से अपना खर्चा चलाता हूँ। तुम ये बकरी भी अभी रख लो और बाकी पैसों के लिए भी मुझे याद दिलाते रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा। भोला पंडित जैसे बुद्ध बनकर खड़े हो गए थे। जुम्मन चाचा धीरे से बोले, और सबके सामने मत कहना, पैसों के लिए मुझे अकेले में कह देना। ये कहकर जुम्मन चाचा जैसे ही मुड़ने के लिए हुए, भोला पंडित दौड़कर उनके गले से लग गए और हिलक हिलक कर रोने लगे। जुम्मन चाचा उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछ रहे थे, क्या हो गया, क्या हो गया? और भोला पंडित जुम्मन चाचा को कसकर पकड़े रोए जा रहे थे और रोए जा रहे थे। माफ कीजिएगा, तो ये थी मेरी कहानी जुम्मन चाचा की याददाश्त। और अब अधूरी रचना पूरी करो के लिए कहानी की कुछ पंक्तियां आपको दे रही हूं, जिन्हें आपको 500 शब्दों में हमें पूरा करके भेजना है। नहीं खाना, नहीं खाना और बिल्कुल भी नहीं खाना, कहते हुए चिंपू जोर से पैर पटकने लगा। देखती हूँ कि कैसे नहीं खाएगा, कहते हुए मम्मी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। पर भला दुबले पतले और फुर्तीले चिंपू की बराबरी मम्मी कैसे करती, वो वहीं पर थक हार कर बैठ गई। तो आपको
इन पंक्तियों को हमें पूरा करके भेजना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे कार्यक्रम है हिंदी की कार्यशाला, इसकी जो अंतिम कड़ी होगी वो चौथी कड़ी अगले रविवार इसकी अंतिम और चौथी कड़ी होगी। तो आप अपनी कहानियां भेजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अधूरी रचना पूरी करो के अंतर्गत जब आप कहानियां भेजें तो ये कोशिश करिएगा कि कहानियां 500 शब्दों तक की हो। मैं आपको ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दे रही हूँ, kahanishala@gmail.com। स्पेल आउट भी मैं कर देती हूँ, KAHANISHALA@gmail.com। तो कार्यक्रम को इतना पसंद करने के लिए, कार्यक्रम को देखकर कहानी लिखना और कहानी सीखने के लिए, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पास उतने शब्द भी नहीं हैं जितना मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं या जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उसको आप लोग इतनी संजीदगी से, इतनी गंभीरता से ले रहे हैं और उसको सुनकर आप कहानी लिख रहे हैं और कहानी भेज रहे हैं। और जो बच्चे जो अभी जो बेटी ने भेजी थी, अनुभूति ने, उसके क्लासमेट्स और जो उसके दोस्त हैं वो भी कहानियां भेजें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे कहानियां पढ़ते हैं और बच्चे कहानियां लिखेंगे, तभी तो कहानियां एक दूसरे के पास और ज्यादा अच्छे तरह से जा पाएंगी। और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। नमस्कार।